हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे गुलियन-बेयर सिंड्रोम। देखते हैं क्या होता है गुलियन-बेयर सिंड्रोम। गुलियन-बेयर सिंड्रोम आल्सो कॉल्ड एक्यूट इन्फ्लेमेटरी polyneuropathy. Polyneuropathy means multiple neurons damaged, included the multiple neurons damaged, and polyradiculoneuritis. Polyradiculoneuritis means multiple nerve roots get damaged or inflamed. Guillain-Barré syndrome is disorder in which the body immune system attack part of the peripheral nervous system. मतलब Guillain-Barré syndrome एक ऐसा मतलब जो डिसऑर्डर वो ऐसी डिजीज़ कंडीशन होती है, उसमें मल्टीपल डिजीज़ होती हैं जिसमें बॉडी की इम्यून सेल्स होती हैं, इम्यून सिस्टम जो होती हैं वो बॉडी के जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं, जो नर्व्स के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं उस पर अटैक करते हैं। एंड एक्यूट, ये एक तरीके से एक्यूट होता है, ऑनसेट होता है, ये प्रोग्रेसिव होता है, धीरे धीरे करके डिजनरेट होता है। ये ऑटो इम्यून होता है। ऑटो इम्यून मतलब क्या होता है कि जो बॉडी की इम्यून सिस्टम होते हैं वो हमारी बॉडी की जो हेल्दी सेल्स होती हैं और जो हार्मफुल एंटीजन्स होते हैं उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। इन्फ्लेमेटरी डीमाइलेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी मतलब कि इसमें मल्टीपल जो पेरिफेरल न्यूरॉन्स होते हैं उसके जो माइलिन शीथ की जो लेयर होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, डैमेज होने लगती है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है जिसकी वजह से वो डैमेज होने लगती है। और जो पेरिफेरल सेंसरी एंड मोटर नर्व्स होते हैं एंड नर्व रूट्स होते हैं, जो पेरिफेरल सेंसरी नर्व और मतलब जो सेंसरी और मोटर रूट्स होते हैं या जो नर्व रूट होते हैं वो इन्फ्लेमेशन के थ्रू क्या हो जाते हैं, डैमेज होने लगते हैं। जब वो डैमेज होने लगते हैं तो उसमें जो मैसेज होता है वो पास नहीं हो पाता है, वो माइलिन शीथ धीरे धीरे डिजनरेट होने लगती है जिससे जो इम्पल्स है वो प्रॉपर कंडक्ट नहीं हो पाते, तो हमारी बॉडी में पैरालिसिस हो जाता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, गुलियन-बेयर सिंड्रोम इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय एब्रप्ट मतलब ऑनसेट जो होता है वो एक्यूट होता है एंड सिमेट्रिकल पैरालिसिस मतलब एक तरीके से सिमेट्रिकली जो होते हैं वो माइलिन शीथ जो होती है वो डिजनरेट होती है। पैरालिसिस मतलब वीकनेस, पहले अगर राइट लेग में हुआ तो पहले राइट लेग में, फिर राइट हैंड में, लेफ्ट लेग में, या फिर ऐसे करके सिमेट्रिकल वीकनेस, धीरे धीरे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उसमें वीकनेस आती है, प्रोग्रेस टू पैरालिसिस। उसकी वजह से क्या होती है, बॉडी में धीरे धीरे जहाँ पे भी नर्व डिजनरेट स्टार्ट होती है उधर से पैरालिसिस बॉडी में होना स्टार्ट हो जाता है। Clear picture of Guillain-Barré syndrome. Guillain-Barré syndrome, it is a healthy neurons and myelin sheath could be healthy and proper layered in normal nerves, and in affected nerve myelin sheath could be degenerated and exposed nerve fiber. सिंड्रोम में बेसिकली ये जो इसमें जो डायग्राम है इसमें जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसमें क्या नर्वस सिस्टम प्रॉपर फंक्शनल होते हैं, तो यहाँ मतलब कि जो नर्वस सिस्टम है वो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का जो होता है वो डीजनरेट होता है, अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी कंट्रोल होती है, तो पैरालिसिस पूरी बॉडी में होता है। द सिंड्रोम वॉज नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच फिजिशियन गुलियन-बेयर एंड स्टॉल मतलब कि स्टॉल, हाँ दोनों मतलब ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने गुलियन-बेयर सिंड्रोम फर्स्ट ऑफ द डिस्कवर्ड किया था। उन्होंने 1916 में इसे डिस्कवर्ड किया, जिनके नाम पे ही इसका नाम गुलियन-बेयर सिंड्रोम पड़ा। इट्स समटाइम्स कॉल्ड लैंड्रीज पैरालिसिस, पहले इसे कुछ टाइम के लिए लैंड्रीज पैरालिसिस के नाम से भी जाना जाता था। आफ्टर द फ्रेंच फिजिशियन, जब इसे फ्रेंच फिजिशियन गुलियन-बेयर ने डिस्कवर्ड किया, वो फर्स्ट डिस्क्राइब द वेरिएंट मतलब इसमें इनके डिफरेंट वेरिएंट को जब इन्होंने डिस्क्राइब किया 1859 में, तो इसे गुलियन-बेयर सिंड्रोम के नाम से जाना गया। कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर, क्या क्या कॉज हो सकते हैं और क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। कॉजेज मतलब किस वजह से हो रहा है, रिस्क फैक्टर मतलब क्या रिस्क हो सकते हैं इसके होने के, क्या चांसेस, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो दैट इज़ अलग थिंग, डिफरेंट थिंग, सॉरी। व्हाट इज कॉज एंड व्हाट इज रिस्क फैक्टर्स। एग्जैक्टली व्हाट ट्रिगर्स गुलियन-बेयर सिंड्रोम इज अननोन मतलब जो बेसिक कॉज है कि एग्जैक्टली क्यों होता है वो अननोन है, वो आज तक कोई नहीं बता पाया। इट इज़ इडियोसिंक्रेटिक लाइक एंड माइनर इन्फेक्शन, जैसे बॉडी में कुछ माइनर इन्फेक्शन हो गए, लंग इन्फेक्शन, ट्यूबरक्लोसिस भी बोल सकते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो गए तो उसकी वजह से भी हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन लाइक दैट एड्स हो गया, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस हो गया, या मोनोन्यूक्लियोसिस, कोई भी सीवियर वायरल इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। स्वाइन फ्लू का वैक्सीनेशन अगर लगा है तो उसका एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है। अगर आपने कोई जनरल सर्जरी करवाई है पहले कभी या एपिड्यूरल एनेस्थीसिया लिया है तो उसके भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटस और हॉजकिन डिजीज़ है आपको तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और सर्टेन मेडिकेशन जैसे आपने थ्रोम्बोलिटिक्स वगैरह या इम्यूनोसप्रेसिव प्रोलॉन्ग टाइम से यूज़ की है तो उसके एडवर्स इफेक्ट की वजह से भी गुलियन-बेयर सिंड्रोम हो सकता है। अब हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। बेसिकली जो होता है इसके 6 डिफरेंट सब टाइप्स होते हैं गुलियन-बेयर सिंड्रोम्स के। तो पहला जो होता है वो होता है एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी AIDP, ठीक। दूसरा होता है मिलर्स फिशर सिंड्रोम MFS, और तीसरा होता है एक्यूट मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी अमन, ओके। एक्यूट मोटर सेंसरी एक्सोनल न्यूरोपैथी अमसन AMSAN, ठीक। एंड पांचवा है एक्यूट पैन ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी इज़ द मतलब ये इतना ही है, एक्यूट पैन ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी। और छठवां है बिकर स्टाफ्स ब्रेन स्टेम इंसेफेलाइटिस BBE। तो हम फर्स्ट देखते हैं क्या है एक्यूट इन्फ्लामेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी AIDP। इसमें क्या होता है, बहुत ही ये मोस्ट कॉमन होता है, जैसे फर्स्ट है उसी तरीके से मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है किसका, गुलियन-बेयर सिंड्रोम का। ये जो टर्म यूज़ हुआ है वो सिनोनिम, ये मतलब ये जो
वर्ड है AIDP, ये सिनोनिम्स है किसका, GBS का, गुलियन बेयर सिंड्रोम का जो शॉर्टकट है वो है GBS, ठीक। इट इज़ कॉज बाई ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। ये बेसिकली किस वजह से कॉज होता है, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स क्या है कि जब हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी की जो हेल्दी सेल्स है और जो हार्मफुल एंटीजन्स हैं उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, तो वो हेल्दी सेल्स पे भी क्या करते हैं, अटैक कर देते हैं। इम्यून सिस्टम जो होते हैं वो हेल्दी सेल्स पे भी अटैक कर देते हैं, तो वो उनका क्या होता है, डिजनरेशन होने लगता है, ठीक। तो मेनली ये उसी की वजह से, उसी के रिस्पॉन्स में होता है, डायरेक्टेड अगेंस्ट स्वान सेल मेम्ब्रेन। जो स्वान सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अगेंस्ट डायरेक्टली होता है, ठीक। दूसरा क्या है, मिलर्स फिशर सिंड्रोम, MFS। इसमें क्या होता है, बेसिकली ये बहुत ही रेयर वेरिएंट होता है गुलियन बेयर सिंड्रोम का। मैनिफेस्ट एज डिस्क्राइबिंग पैरालिसिस। इसमें धीरे धीरे मतलब जो मैनिफेस्ट किया गया बेसिकली कि इसमें पैरालिसिस होता है, ठीक। प्रोसीडिंग इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म ऑफ GBS। मतलब कि ये क्या होता है, ये सबसे मोर कॉमन फॉर्म है कि अगर इसका ट्रीटमेंट कर भी दिया गया, ये ठीक भी हो गया, तो फिर ये डिजीज इस कंडीशन क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। ये मोस्ट कॉमनली रिवर्सेबल होती है, इसलिए ये ज़्यादा कॉमन है एज अ इन फॉर्म ऑफ द रिवर्सिंग डिजीज़, एंड इट यूजुअली अफेक्ट द आई मसल्स। ये यूजुअली जो हमारी आई मसल्स होती हैं, ठीक, एज सुपीरियर ऑब्लिक, ये उनको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं फर्स्टली, एंड प्रेजेंट विद द ट्रायड ऑफ ऑप्थेल्मोप्लेजिया। मतलब ये मेनली जो आँखों की मसल्स होती हैं उसमें क्या करती हैं, इनफैक्ट उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, उसे अफेक्ट करती हैं। अटेक्सिया करती है। अटेक्सिया इज़ द मतलब अटेक्सिया मतलब बॉडी जिस भी एक फॉर्म में रहती है उसी एक फॉर्म में रह जाती है, मतलब पोस्चर जो होता है वो एकदम स्ट्रिक्ट हो जाता है, मतलब अटेक्सिया बॉडी मतलब एक जगह पे अकड़ जाना है इन द सेंस, एंड अरिफ्लेक्सिया हो जाती है। anti-GB1Q एंटीबॉडीज़ आर प्रेजेंट इन 90%। मतलब कि इसमें जो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं वो GQ1B एंटीबॉडीज़ जो होती है वो मेनली 90% केसेस में वो क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। अब हम तीसरा टाइप देते हैं एक्यूट मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी, अमन। अब इसमें क्या होता है, जो अटैक मोटर नोड्स ऑफ रैनवियर, जो नोड ऑफ रैनवियर होते हैं, नोड ऑफ रैनवियर आप लोग जानते होंगे बेसिक, तो जो दो माइलिन शीथ के बीच का ये जो गैप होता है इसे नोड ऑफ रैनवियर के नाम से जाना जाता है, ठीक। एंड इस प्रीवेलेंट इन चाइना एंड मैक्सिको। मतलब ये मोस्टली प्रीवेलेंट कहाँ पे है, चाइना में और मैक्सिको में। इट इज़ लाइकली ड्यू टू द ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स। ये भी बेसिकली ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स की वजह से होता है, डायरेक्टेड अगेंस्ट द एक्सोप्लाज्म। जो एक्सोप्लाज्म होता है, जो एक्सॉन्स में जो फ्लूइड्स होते हैं उसे एक्सोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक। और पेरिफेरल नर्व्स, जो पेरिफेरल नर्व्स के एक्सोप्लाज्म होते हैं उसके अगेंस्ट में जो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम्स होते हैं वो क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं, उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स करते हैं। इसी की वजह से ये एक्यूट मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी कॉज होता है। द डिजीज़ में बी सीजनल। ये डिजीज़ हो सकता है कि सीजनल भी हो, मतलब एक पर्टिकुलर सीजन में हो, एंड रिकवरी कैन बी रैपिड। लेकिन इसकी जो रिकवरी होती है वो बहुत तेज़ होती है, बहुत ही रैपिड होती है। इसमें जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है वो है anti-GD1A। उसमें क्या था, anti-GQ1B, और इसमें क्या है, anti-GD1A एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। और anti-GD3 एंटीबॉडीज़ भी पाई जाती हैं मोर फ्रिक्वेंटली इन अमन। अमन मतलब एक्यूट मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी में एंटीबॉडीज़ GD1A और GD3 पाई जाती हैं। जबकि जो सेकेंड हमने पढ़ा था मिलर फिशर सिंड्रोम, MFS में 90% केसेस में कौन सी पाई जा रही थी, एंटीबॉडीज़ GQ1B। ओके, अब हम फोर्थ पढ़ेंगे क्या है, एक्यूट मोटर सेंसरी एक्सोनल न्यूरोपैथी, AMSAN, ठीक। इसमें क्या होता है, ये सिमिलर होती है अमन के, ठीक। अमसन जो है वो सिमिलर होती है अमन के, बट आल्सो अफेक्ट सेंसरी नर्व्स। उसमें क्या होती है, पेरिफेरल मोटर नर्व्स होती थी, अफेक्ट हो रही थी, ठीक। इसमें मेनली क्या होती है, सेंसरी नर्व्स भी इंक्लूड होती हैं विद सीवियर एक्सोनल डैमेज। मतलब इसमें एक्सॉन्स जो थे वो डैमेज तो हो रहे थे, लेकिन इसमें अमसन में जो एक्सॉन्स है वो सीवियरली क्या हो रहे हैं, डैमेज हो जा रहा है, ठीक। माइलिन सी तो डैमेज हो ही रही है, लेकिन इसके एक्सॉन्स भी डैमेज हो रहे हैं। ओके, लाइक अमन इट इज़ लाइकली ड्यू टू एन ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स डायरेक्टेड अगेंस्ट एक्सोप्लाज्म। इसमें भी जो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स होता है, जैसे अमन में क्या था, जो एक्सोप्लाज्म था उसके अगेंस्ट में ऑटो इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स आ रहा था, उसी तरीके से इसमें भी एक्सोप्लाज्म के अगेंस्ट में ही ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स आता है, जिसकी वजह से पेरिफेरल नर्व्स डैमेज होती हैं, रिकवरी स्लो। अमन की रिकवरी क्या थी, डिफरेंस देख लो। अमन मतलब इसमें जो था रिकवरी होता लेकिन इसकी रिकवरी बहुत रैपिड थी, लेकिन इसमें जो रिकवरी है वो बहुत स्लो हो रही है, एंड हो सकता है कि कभी कभी ये इनकम्प्लीट हो, रिकवरी हो ही ना। ओके, पांचवा क्या है, एक्यूट पैन ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी। ये बहुत ही रेयरेस्ट वेरिएंट है, मतलब बहुत ही रेयर आपको देखने को मिलेगा ये केस गुलियन बेयर सिंड्रोम का। समटाइम्स अकम्पेन्ड बाय इंसेफेलोपैथी। मतलब कुछ टाइम इसमें क्या हो जाता है, इंसेफेलोपैथी हो जाता है। इंसेफेलोपैथी मतलब ब्रेन डैमेज हो जाता है, ब्रेन में लेयर्स कवरिंग्स जो होती हैं, लेयर्स जो होती है वो उसमें अफेक्ट होता है, ओवरऑल ब्रेन में प्रॉब्लम डैमेज होने लगता है। इट इज़ एसोसिएटेड विद द हाई मोर्टेलिटी रेट। इसमें अगर ये किसी को हो गया तो उसमें मतलब उसके बचने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि इसकी अगर ये है तो फिर मोर्टेलिटी रेट जो होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। कार्डियोवैस्कुलर
इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि इसमें क्या होता है कार्डियोवैस्कुलर रेट जो होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी इन्वॉल्व हो जाता है एंड एसोसिएटेड डिसरिथमियाज, मतलब उसे सांस लेने में भी दिक्कत होगी, उसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी और उसको मतलब स्वेटिंग नहीं होगी, वो इम्पेयर्ड हो जाएगा जस्ट बिकॉज कि सारे जब हमारा मेन ऑर्गन सिस्टम, ये हमारी बॉडी की एक मैकेनिज्म होता है, सेल्फ मैकेनिज्म होता है, जब हमारी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो हमारी बॉडी के सारे हार्मोन्स, सारे सिस्टम वर्क करते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होता है कि जब हमारे हार्ट इन्वॉल्व होता है तो हमें डिसरिथमियाज हो रहे हैं तो उसकी तरफ हमारी बॉडी के सारे हार्मोन्स, सारे ऑर्गन्स वर्क करने लगते हैं, तो जिसकी वजह से जो हमारी सेकेंडरी फंक्शन है लाइक लैक्रिमेशन, स्वेटिंग, उन सब पे हार्मोन्स वर्क नहीं करते। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो स्वेटिंग होती है वो इम्पेयर्ड हो जाती है, नहीं होती है, ठीक। लैक्रिमेशन, आंसू भी नहीं निकलेंगे जब आप फियर में होते हैं या आपको जब बहुत डर लगना, किसी चीज़ से डर लग रहा होता है तो उस टाइम मतलब अगर आपको भागना है, जैसे कि आपके हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं तो उसमें होता है ना फाइट फ्लाइट, एक और है फाइट फ्लाइट है एक, तो फिर उसमें क्या होता है कि जब हमें भागने की स्टेज में आती है तो फिर हमें यूरिनेशन या स्वेटिंग या लैक्रिमेशन नहीं हो पाता। उस टाइम हमारे सारे ऑर्गन्स पीपल डायलेट करने लगते हैं कि हमें मतलब हमारा प्राइमरी फंक्शन क्या है। उसी तरीके से इसमें क्या होता है जब हार्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है तो जो स्वेटिंग होती है वो इम्पेयर हो जाती है और जो टीयर फॉर्मेशन होता है वो भी नहीं हो पाता है। फोटोफोबिया, चीज़ें आँखों से दिखने मतलब प्रॉपर दिखता नहीं है, धुंधला धुंधला दिखता है। ड्राइनेस इन नेजल, जो नेजल म्यूकोसा वगैरह होती है वो ड्राइनेस हो जाती है। ओरल म्यूकोसा भी ड्राई हो जाती है जब स्वेटिंग नहीं होगी, मतलब कम हो जाएगा वाटर लेवल, तो फिर उसकी वजह से ओरल म्यूकोसा भी ड्राई हो जाएगा। ईचिंग होगी एंड पीलिंग ऑफ स्किन, मतलब जो स्किन की एपिथेलियल लेयर होगी वो पील आउट होने लगेगी। नोजिया होगा, डिस्फेजिया होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, अनरिलीव्ड बाई, मतलब अगर वो लैक्सेटिव भी ले रहा है तो उसकी वजह से भी वो रिलीफ नहीं होगा। एंड अल्टरिंग विद डायरिया, हो सकता है कि उनको या तो कॉन्स्टिपेशन बहुत सीवियर हो गया कि लैक्सेटिव ले रहे हैं तो भी कुछ नहीं हो रहा है, या तो उनको हो सकता है कि उसकी अल्टरनेटिव में क्या हो सकता है डायरिया हो सकता है। अगर फ्रिक्वेंटली उनको बहुत फ्रिक्वेंटली डायरिया होगा। इन दिस पेशेंट ग्रुप इनिशियल नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स ऑफ लेथार्जी, मतलब उनमें मतलब इनिशियली क्या होगा कि लेथार्जी होगा, फटीग होगा, हेडेक होगा, बेसिक सा जो साइन सिम्टम्स है। डिक्रीज इनिशिएटिव आर फॉलोड बाय ऑटोनॉमिक सिस्टम इंक्लूडिंग ऑर्थोस्टैटिक लाइट हेडेडनेस, मतलब उनके मुंह पे पूरा ये ऑर्थोस्टैटिक जाम मतलब कि रुक जाएगा और उनको लाइट हेडेडनेस मतलब हल्का सर दर्द, भारी होगा। ब्लरिंग ऑफ विजन, आंखों से दिखेगा नहीं, ब्लर दिखेगा। एब्डोमिनल पेन होगा, डायरिया होगा, ड्राइनेस ऑफ आइज होंगे। डिस्टर्ब्ड मिक्चुरेशन, मतलब मिक्चुरेशन भी डिस्टर्ब होगा। एंड पैरासिम्पैथेटिक इम्पेयरमेंट, मतलब कि एब्डोमिनल पेन हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, मतलब जिसपे पैरासिम्पैथेटिक मतलब पराई, पैरा मतलब पराई, मतलब वो मतलब प्रॉपर रेस्ट में जब हमारी बॉडी रेस्ट में होती है तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो होता है वो प्रॉपर वर्क करता है। इमरजेंसी में जो होता है वो सिम्पैथेटिक ही काम करता है। तो पैरासिम्पैथेटिक एक तरीके से क्या है, इनवॉलंटरी है। इनवॉलंटरी में क्या होगा, उसको मतलब वो कुछ भी कर रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, ठीक। वोमिटिंग हो रही है, पेन हो रहा है, ठीक, यूरिनरी रिटेंशन हो रहा है, डायलेटेड अनरिएक्टिव प्यूपल्स है एंड लॉस ऑफ एकोमोडेशन है, मतलब आँखों में प्रॉपर एकोमोडेशन नहीं है जिसकी वजह से ब्लरी विजन है। एंड वे ऑल्सो भी ऑब्जर्व, आप इसे ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। मतलब ये बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, मतलब बहुत ही, और एक तो बहुत रेयर पाई जाती है लेकिन इसके मोर्टेलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि आप सिम्टम्स पढ़ के समझ सकते हो कि हाँ पेशेंट बचने की कंडीशन में है भी या नहीं। अब छठवां हम देखते हैं कि क्या है, बिकर स्टाफ ब्रेन स्टेम इंसेफेलाइटिस, BBE। BBE is further variant of Guillain-Barré syndrome. It is characterized by acute onset of ophthalmoplegia, ataxia and disturbance of consciousness. इसमें क्या होता है, ये acute onset होता है, ophthalmoplegia होता है, ataxia होता है, बॉडी स्टूपर फॉर्म में हो जाती है, कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब कि प्रॉपर कॉन्शियस नहीं रहता, हाइपर रिफ्लेक्सिया होते हैं, बेबेंस्की साइंस आते हैं, मतलब रिफ्लेक्स सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही हाइपर एक्टिव होता है। द कोर्स ऑफ द डिजीज़ कैन बी मोनोफेजिक एंड रीमिटिंग रिलैप्सिंग, मतलब कि अगर ये डिजीज़ कंडीशन एक बार हो गया, ठीक हो गया, तो फिर से ये रिलैप्स करने के चांसेस रहते हैं। लार्ज इरेगुलर हाइपर इंटेंस लीजन्स होते हैं लोकेटेड मेनली इन द ब्रेन स्टेम में। ब्रेन स्टेम का जो पार्ट होता है उसमें मतलब लार्ज इरेगुलर साइज के इंटेंस लीजन्स पाए जाते हैं, बड़े बड़े हाइपर, एंड स्पेशली इन द पॉन्स जो मिड ब्रेन का एरिया होता है, पॉन्स में, मेड्यूला में, इन द लिटरेचर। तो जो बिगर स्टाफ ब्रेन स्टेम इंसेफेलाइटिस, ब्रेन स्टेम इसमें जैसा कि है तो मेनली जो इसमें पार्ट इन्वॉल्व होगा ब्रेन का वो ब्रेन स्टेम होगा, मिड ब्रेन पार्ट होगा, ठीक। तो BBE डिस्पाइट सीवियर इनिशियल प्रेजेंटेशन यूजुअली हैज़ अ गुड प्रोग्नोसिस, मतलब कि अगर ये होता है तो इसका जो प्रोग्नोसिस होता है वो बहुत ही गुड होता है, मतलब बहुत ही ईजिली हम इस डिजीज़ कंडीशन को हम डायग्नोस कर सकते हैं। फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी क्या हम देखते हैं, माइलिन शीथ ऑफ स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स इज डिस्ट्रॉयड, मतलब कि जो स्पाइनल नर्व्स होती है और जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं, इसकी स्पाइनल नर्व्स क्या होती हैं वो डिस्ट्रॉयड होने लगती हैं। उसके बाद क्या होता है, डिफ्यूज इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है। पेरिफेरल नर्व्स आर इन्फिल्ट्रेटेड बाय लिम्फोसाइट्स, ठीक।
विच लीड्स टू एडिमा, जिसकी वजह से मतलब कि जो पेरिफेरल नर्व्स होती हैं वो इन्फिल्ट्रेट होती हैं किससे, लिम्फोसाइट सेल्स की वजह से, मतलब फिल्ट्रेट नहीं हो पाती है, तो जिसकी वजह से एडिमा हो जाता है। ठीक, इसकी वजह से क्या होता है, एडिमा कॉज होता है और इन्फ्लामेशन होने लगता है। ठीक, सेगमेंटल डिमाइलिनेशन कॉज एक्सोनल एट्रोफी, जब ये डिमाइलिनेशन होने लगता है तो इसकी वजह से क्या होता है, एट्रोफी कॉज होती है। ठीक, एट्रोफी होती है एंड डैमेज माइलिन फैटी इंसुलेटिंग द एंड रिजल्ट ऑफ सच ऑटोइम्यून अटैक ऑन द पेरिफेरल नर्व्स इज डैमेज टू द माइलिन। लास्ट में ये ऑटोइम्यून अटैक कर देते हैं पेरिफेरल नर्व्स पे, जिसकी वजह से माइलिन सीच होती है वो डैमेज होने लगती है। एंड फैटी इंसुलेटिंग लेयर ऑफ द नर्व, जो कि नर्व पे क्या होती है, फैटी इंसुलेटिंग लेयर होती है। एंड नर्व कंडक्शन ब्लॉक, जिसकी वजह से नर्व कंडक्शन क्या हो जाता है, मतलब एक फैटी, जैसे ये है नर्व है, यहाँ पे क्या किया, एक फैट डिपोजिशन हो गया, जिसकी वजह से जो नर्व कंडक्शन है वो क्या हो जाएगा, मैसेज ब्लॉक हो जाएगा, पास नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, लीड्स टू मसल पैरालिसिस। जब इम्पल्स पास नहीं होगा तो पैरालिसिस हो जाएगा, काम ही नहीं करेगा। जब इम्पल्स पास नहीं होगा, मैसेज जाएगा नहीं, तो फिर बॉडी वर्क नहीं करेगी, तो पैरालिसिस का हो जाएगा। दैट में भी अकम्पेन्ड बाई सेंसरी और ऑटोनॉमिक डिस्टर्बेंस। हो सकता है कि ये सेंसरी ऑटोनॉमिक डिस्टर्बेंस की वजह से भी हो। फॉर्म में है पैथोफिजियोलॉजी, बहुत ही आसान है, आप इसे समझ लीजिए। जो इटियोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है, बैक्टीरियल हो, वायरल हो, ऑटोनॉमिक हो या अननोन, जो भी हो, इसकी वजह से इटियोलॉजिकल फैक्टर में इम्यून रिस्पांस क्या करेगा, किसके अगेंस्ट में काम करता है, कैप्सुलर कंपोनेंट्स, मतलब कि जो लिम्फोसाइट्स हैं वो इन्फिल्ट्रेट हो रही हैं, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज दैट क्रॉस रिएक्ट विद माइलिन। तो जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी वो किसके साथ क्रॉस रिएक्ट करेंगी, माइलिन शीथ की वजह से के साथ। तो माइलिन शीथ क्या होने लगती है, डिजेनरेट। लिम्फोसाइट्स एंड माइक्रोफेज सर्कुलेट इन द ब्लड एंड इवेंचुअली फाइंड माइलिन। मतलब जो लिम्फोसाइट्स और माइक्रोफेज होते हैं, बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सर्कुलेट होते हैं ब्लड में, फिर वो इवेंचुअली कहाँ पे फाइंड होते हैं, माइलिन शीथ में। ठीक, उसके बाद क्या होता है, लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन। जो लिम्फोसाइट इन्फिल्ट्रेट होता है, फिल्ट्रेट नहीं हो पाता ऑफ स्पाइनल रूट्स। स्पाइनल रूट्स में क्या होते हैं, वो इकट्ठा होने लगते हैं। जैसे ये स्पाइनल हो गया, इसके रूट्स में ये क्या हो गया, इकट्ठा इन्फिल्ट्रेट हो, जब ये फिल्ट्रेट तो हो नहीं पा रहे थे, यहाँ पे इकट्ठा होने लगेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, एंड पेरिफेरल नर्व्स, मतलब ये स्पाइनल और पेरिफेरल नर्व्स के इन्फिल्ट्रेट हो रहा है, फॉलोड बाई माइक्रोफेज मीडिएटेड मल्टीफोकल स्ट्रिपिंग ऑफ माइलिन एंड एक्सोनल डैमेज। तो उसकी वजह से जो माइलिन शीथ होगा वो क्या होगा, वो डैमेज होने लगेगा उसका, और जो एक्सॉन्स होंगे वो भी डैमेज होने लगेंगे। डिफेक्ट इन द प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्सेस। तो जो इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स होगी, जब ये डैमेज होने लगेंगे, जब यही रास्ता है, जब रास्ता ही टूट जाएगा, रास्ता ही ख़राब हो जाएगा, तो लोग कहाँ से आ जाएंगे। उसी तरीके से मैसेज भी कैसे आएगा, इम्पल्स भी कैसे पास आउट होगा, इवन कंडक्शन ब्लॉक। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो कंडक्शन होता है वो जो भी कंडक्शन होता है, जो भी मैसेज होता है वो पास नहीं हो पाता, वो ब्लॉक हो जाता है। तो जो सेंसरी चेंजेस होती हैं उसकी वजह से पैराथीसियाज एंड प्रोग्रेसिव वीकनेस, उसे धीरे धीरे जब मैसेज धीरे धीरे जाना रुकेगा तो उसे वीकनेस होगी, उसकी काम करने, मतलब कि उसका जो सेंसरी फंक्शन है वो चेंज होगा। फिर लास्ट में क्या होता है, गुलियन-बेयर सिंड्रोम, मतलब कि जब पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है तो उस कंडीशन को गुलियन-बेयर सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक, अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखें। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जल्दी देखते हैं अब क्या है। इसमें जो डेवलप होता है पीरियड ऑफ हॉर्स, मतलब कि हो सकता है कि ये इसको सिम्टम्स आने में घंटे भी लग सकते हैं, दिन भी लग सकते हैं और हफ्ते भी लग सकते हैं। वेरी इन सीवियरिटी फ्रॉम मिनिमल, हो सकता है कि बहुत ही सीवियरिटी के साथ आए या बहुत ही मिनिमल हो। टोटल पैरालिसिस इंक्लूडिंग रिस्पिरेटरी वीकनेस हो सकती है। रिस्पिरेटरी वीकनेस होगी तो इंसान ऐसे ही चल जाएगा। द सिम्टम्स ग्रो प्रोग्रेसिवली वर्स, हो सकता है सिम्टम्स धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली क्या होते हैं, वर्स होते चले जाते हैं। मोस्ट पीपल एक्सपीरियंस ग्रेटेस्ट वीकनेस ड्यूरिंग द सेकंड और थर्ड वीक, मतलब इस सेकंड और थर्ड वीक में उनको बहुत ज़्यादा ही वीकनेस लगने लगती है। फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ गुलियन-बेयर सिंड्रोम क्या होता है, पेन होता है। पेन कहाँ स्टार्ट होगा, सबसे पहले उनके लोअर बैक में पेन होगा। मोस्ट कॉमन कंप्लेंट होती है जो पेशेंट आते हैं गुलियन-बेयर सिंड्रोम के, उनका यही कंप्लेंट होता है कि मेरे बैक में लोअर बैक पेन हो रहा है। ठीक, प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस होगी, धीरे धीरे मसल में वीकनेस आने लगेगी, दोनों साइड के लेग्स काम करना बंद कर देंगे, हाथ काम करना बंद कर देंगे और चेहरा भी चेहरे की जो मसल्स होंगे वो भी धीरे धीरे काम करना बंद करें। डिमिनिश्ड रिफ्लेक्स, जो रिफ्लेक्स होंगे बॉडी के वो धीरे धीरे डिमिनिश्ड होने लगेंगे। लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के प्रिकली टिंगिंग सेंसेशन, ऐसा लगेगा कि हाथ पैर में जलन हो रही है, झंझनाहट हो रही है। ठीक, फीट एंड हैंड्स में बर्निंग सेंसेशन आएंगे। ठीक, लो ब्लड प्रेशर, उनका ब्लड प्रेशर बीपी बहुत ही लो हो जाएगा, पूरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल, मतलब मेडिसिन से बहुत तेज कंट्रोल नहीं होगा। नंबनेस होगी, सेंसेशन चेंज हो जाएगा, धीरे धीरे पैलेट टेंडरनेस होने लगेगा, मसल पेन होने लगेगा। अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, मतलब जो उनका मूवमेंट होगा वो अनकोऑर्डिनेटेड होने लगेगा, मसल स्पाज़म होने लगेंगे, पैल्पिटेशंस होने लगेंगे, हार्ट बीट बढ़ जाए, मतलब पैल्पिटेशन इस तरीके से होती है जब आपकी हार्ट बीट बढ़ के आपको ही सुनाई देने लगे। ठीक, एक तरीके से उसे पैल्पिटेशंस बोल सकते हैं। हार्ट रेट चेंज हो जाएगा, बढ़ा हुआ रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, तभी हमें सुनाई देगी। स्वेटिंग एब्नॉर्मलिटीज़ होगी, स्वेटिंग रिलीज जैसे पढ़ा था आपने कि जो भी सेकेंडरी होते हैं उनका वो सब कम होने लगते हैं, लाइक स्वेटिंग इम्पेयर्ड हो जाएगा, एंटी एयरिंग नहीं होगा। ठीक, एंड कार्डियक एरिथमियाज होने लगेंगे, आपने पढ़ा था कि हाँ सांस लेने में दिक्कत होती है। एंड न्यूरोमस्कुलर रिस्पिरेटरी फेलियर होगा। ओके, उसके बाद क्या, डिफिकल्टी विद आई मूवमेंट, सबसे पहले आई मसल्स पे ही अटैक करता है। ठीक, फेसियल मूवमेंट पे भी। एंड स्पीकिंग, सही से बोल नहीं पाएगा, सही से चुई नहीं कर पाएगा, एंड स्वॉलोइंग, चीज़ों को निगल नहीं पाएगा। ठीक,
अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट करा सकते हैं। बेसिकली जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हमारा होता है, सबसे बेसिक पहला हम क्या लिखते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन में पूछते हैं कि कब से हुआ, क्या हुआ, पहले क्या हुआ था, पहले आपको पेन कहाँ हुआ, फलाना ढिमकाना, कि आपके घर में क्या था, किसी को हुआ था, पहले घर में किसी को, रिलेटिव में किसी को है, इस रिलेटेड कुछ भी। फिजिकल एग्जामिनेशन हम करेंगे कि कहाँ कहाँ पे उनको प्रॉब्लम है, पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ, उनके रिफ्लेक्सेस चेक करेंगे लोअर लेग्स के। एंड नर्व कंडक्शन वेलोसिटी, एनसीवी टेस्ट होता है जिसमें हम नर्व की वेलोसिटी को चेक करते हैं कि किस वेलोसिटी से नर्व जो होती है वो अपना वर्क कर रही हैं, या उनके में किस वेलोसिटी से इंपल्सेस पास आउट हो रहे हैं, उसके लिए टेस्ट होता है। हम एनसीवी टेस्ट करते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट में ही होते हैं सारे टेस्ट। सीएसएफ एग्जामिनेशन हम करवाते हैं कि हाँ सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड टेस्ट, मतलब कि कहाँ कहाँ पे वहाँ पे प्रॉपर सीएसएफ फिल्ट्रेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ईसीजी कराएंगे। इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ईएमजी टेस्ट भी होता है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ मसल्स की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का क्या रेंज है, क्या स्पीड है, क्या वेलोसिटी है। एंड पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी कराएंगे, मतलब रिस्पिरेटरी सिस्टम को एसेस करने के लिए। हम देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में जब हम डायग्नोसिस कर लिया, हमें पता चल गया कि हाँ क्या चीज़ है, उसके बाद हम देते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो इसका कोई भी नोन कॉज, नोन क्योर है ही नहीं, ठीक। जो गुइलेन-बेयरे सिंड्रोम का जैसे कॉज भी नहीं पता, उसी तरीके से इसका ट्रीटमेंट भी नहीं पता, ठीक। तो जो हमें इसमें जो सिम्टम्स आते हैं हम उसको ट्रीट करते हैं, ना कि हम गुइलेन-बेयरे डिजीज़ को और सिंड्रोम को कॉज करते हैं, ठीक। ऐसी थेरेपीज़ होती हैं, मतलब इलनेस की सीवियरिटी की बेसिस पे कि किस लेवल पे कैसे है, किस स्पीड पे पेशेंट की क्या कंडीशन है, उसकी बेसिस पे अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट होते हैं। होता है सबसे पहले हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ही रिक्वायर्ड होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें जो पेशेंट की कंडीशन होती है वो सीवियरली अफेक्ट होने लगती है, मतलब बहुत ही सीवियरली प्रोग्रेसिव होती है, एक्यूट होती है, तो बहुत ही सीवियरली बॉडी को अफेक्ट करती है। रिस्पिरेटरी फेलियर भी ऑन ऑफ सडन हो सकता है, कार्डियक अरिथमियाज भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर बहुत ही लो हो जाएगा, जैसे कि आपने साइन सिम्टम्स में पढ़ा। मोस्ट पेशेंट नीड टू बी द हॉस्पिटल फॉर अ वाइल। कॉमन ट्रीटमेंट हम क्या देते हैं, मेनली पहले होता है प्लाज्माफेरेसिस। प्लाज्माफेरेसिस एक मतलब प्रोसीजर है जिससे ड्यूरिंग प्लाज्माफेरेसिस क्या करते हैं, ब्लड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एंड पास्ड थ्रू द मशीन दैट सेपरेट ब्लड सेल्स. The separate blood cells are then raptured to body with new plasma. This procedure may help shorten the course and severity of Guillain-Barré syndrome. मतलब कि ये बोलना चाह रहे हैं कि जो प्लाज्माफेरेसिस के दौरान हम क्या करते हैं, एक मशीन सेट होती है, तो जब उससे पूरी बॉडी का जो ब्लड होता है एक तरफ से जाता है, एज अ डायलिसिस भी आप इसको थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो। मतलब मशीन में पूरी बॉडी का ब्लड जाएगा, वहाँ पे जो भी बॉडी के ब्लड सेल्स होते हैं वहाँ पे रैप्चर्ड, वहाँ पे वो फिल्टर आउट होंगे, फिर दूसरी साइड से ब्लड। तो इसकी तरीके से जो प्लाज्मा एक तरीका है, ना कि एक ट्रीटमेंट है, कि हम उसके गुइलेन-बेयरे सिंड्रोम की जो सीवियरिटी है उसको थोड़ा कम कर सकते हैं, ठीक। उसकी सीवियरिटी जो उसके प्रोग्रेसिव है कि कितनी स्पीड से प्रोग्रेस हो रहा है, उसको हम सॉर्ट कर सकते हैं कि हाँ वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करे, वो धीरे धीरे अफेक्ट करे बॉडी पार्ट को, ठीक। दूसरा क्या, हाई डोज इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी देते हैं। हाई डोज इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी क्या होता है, आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू हम देते हैं, इम्यूनोग्लोबिन देते हैं। ये क्या करता है, रिड्यूस करता है किसकी, गुइलेन-बेयरे सिंड्रोम की सीवियरिटी को, ठीक। इम्यूनोग्लोबिन्स एंड प्रोटीन्स दैट आर नेचुरली प्रोड्यूस बाय द बॉडी इम्यून सिस्टम। मतलब जो इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं और जो प्रोटीन्स होते हैं वो नेचुरली हमारी बॉडी, हमारे इम्यून सिस्टम से क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। लेकिन अगर उनकी डिफिशियंसी होती है, उन्हीं की वजह से हो रहा है, तो हम उनको क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू देते हैं। मैकेनिकल वेंटिलेशन। मैकेनिकल वेंटिलेशन 30% ऑफ केसेस में क्या होता है कि हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो भी क्या होता है, पैरालाइज्ड हो जाता है। रिस्पिरेटरी ब्रीदिंग भी क्या हो जाती है, पैरालाइज्ड हो जाती है। तो पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है, जिसको प्रिवेंट करने के लिए हमें तुरंत इमरजेंसी में क्या मैकेनिकल वेंटिलेटर भी अरेंज करना पड़ता है पेशेंट को ब्रीदिंग पैरालाइज से प्रिवेंट करने के लिए। जब पेशेंट को होता है सीवियर पेन, तो पेन कंट्रोल डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिकेशन पेन को रिड्यूस करने के लिए। इनमें नॉन स्टेरॉइडल एनेस्थेटिक ड्रग्स होती हैं, जैसे गाबापेंटिन हो गया, कार्बामेजेपिन हो गया, नार्कोटिक एनाल्जेसिक भी देते हैं इन सीवियर पेन की कंडीशन में। अब हम लास्ट में देखते हैं जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो एग्जाम में लिखना कंपलसरी होता है, नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं कि जब एक्यूट फेज करना होता है आईसीयू में, इंटेंसिव केयर यूनिट में, पर्टिकुलर टू सपोर्ट पल्मोनरी फंक्शन, उनका मेनली हमें सपोर्ट करना होता है। एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन करना होता है ताकि उनको डिस्रिथमिया से प्रिवेंट किया। मैकेनिकल वेंटिलेशन पर रखना होता है क्योंकि उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी पैरालाइज्ड हो जाता है। सम पेशेंट हैव चेस्ट फिजियोथेरेपी भी दी जाती है क्योंकि उनके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसकी वजह से पेन होता है। ऑर्डर्ड एंड ऑल रिक्वायर अग्रेसिव पल्मोनरी ट्वेल्टिंग टू मेंटेन द पेटेंट एंडोट्रैकियल एंड ट्रैकियोस्टमी ट्यूब। मतलब हमें चेक करते रहना पेटेंसी कि हाँ जो ईटी ट्यूब हमने डाली है वो प्रॉपर वर्किंग है या प्रॉपर फंक्शनिंग है कि नहीं है, ठीक। केयर ऑफ द पेशेंट हु इज़ हैविंग प्लाज्माफेरेसिस इंक्लूडिंग मॉनिटरिंग एंड द अमाउंट ऑफ प्लाज्मा रिमूव्ड एंड री इन्फ्यूज्ड। मतलब जब प्लाज्माफेरेसिस के थ्रू जो पूरी बॉडी को ब्लड निकाल के उसमें से जो रैप्चर्ड ब्लड सेल्स और प्लाज्मा होते हैं उनको निकाल के फिर से जो री इन्फ्यूज्ड किया जाता है उसको भी मॉनिटर करना होता है फॉर द रिएक्शंस ऑफ बॉडी फ्लूइड रिप्लेसमेंट की। मतलब जो फ्लूइड रिप्लेसमेंट हो रहा है इसकी वजह से उनकी बॉडी में कोई रिएक्शंस तो
नहीं आ रहा है, उसके कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आ रहा है। टीच डीप ब्रीदिंग एंड कफिंग टेक्निक्स, हमें उन्हें स्पायरोमेट्री भी दे सकते हैं, हम उनको बताएंगे कैसे उनको डीप ब्रीथ करना है और कफिंग कैसे, जो कफ उनको प्रोड्यूस हो रहा है उसको कैसे निकालना है। एंड मॉनिटर द पेशेंट हु इज़ मैकेनिकली वेंटिलेटेड फॉर द एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब कि उनका SpO2 हमेशा सैचुरेशन हमेशा नापते रहना चाहिए क्योंकि वो मैकेनिकल वेंटिलेटर पे हैं, उनका एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका है। यूज़ डीप एंडोट्रैकियल सक्शन, हमें यूज़ मतलब डीप एंडोट्रैकियल सक्शनिंग करनी चाहिए। मेंटेन अ पेटेंट एयरवे, उनके एयरवे को मेंटेन करके रखना चाहिए। एंड पेशेंट केयरफुली फॉर डिस्ट्रेथमियाज एंड ड्रॉपिंग ऑक्सीजन सैचुरेशन, मतलब जब पेशेंट डिस्ट्रेथमियाज में है तो ऑब्वियसली बात है कि उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप होगा, तो उसको मेंटेन करके रखना है। कार्डियक डिस्ट्रेथमियाज ऑल्सो अगर होता है गुलियन सिंड्रोम में, सो पेशेंट रिक्वायर कंटिन्यूस कार्डियक मॉनिटरिंग, तो हमें पेशेंट को ICU में ICU का सेटअप होता है जहाँ पे कार्डियक मॉनिटर होता है, मैकेनिकल वेंटिलेटर होता है, तो हमें पेशेंट को इमरजेंसी में ही शिफ्ट करना होता है ताकि हम उनकी प्रॉपर कार्डियक मॉनिटरिंग कर सकें, वेंटिलेशन प्रोवाइड कर सकें, उनकी ET एंडोट्रैकियल ट्यूब की पोटेंसी चेक कर सकें, उनको ET सक्शन कर सकें। ठीक, तो क्या करेंगे, पैसिव रेंज ऑफ मोशन की एक्सरसाइज बताएंगे, एटलीस्ट 2 बार तो कराएंगे ही। पेशेंट को हम टर्न करेंगे एवरी 2 घंटे में, उनको साइड बाय साइड टर्न करेंगे क्योंकि उनकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि उनको क्या हो सकता है, बेड सोर्स भी हो सकते हैं। ठीक, एंड स्प्लिंट्स और पिलो सपोर्ट देंगे ताकि उनके जो लिब हैं उनकी जो पोजीशन है वो प्रॉपर रहे। कंट्रोल इन्वायरमेंट टू लिमिट द रिस्क, मतलब कि इन्वायरमेंट को हाइजीन वगैरह मेंटेन करके रखेंगे ताकि रिस्क फॉर इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाए। इंस्पेक्ट फॉर इंटीग्रिटी ऑफ स्किन, हमें स्किन की इंटीग्रिटी को चेक करते रहना है। ठीक, फ्रीक्वेंट आई केयर, हमें आई केयर भी करना है इंडिविजुअल की। और विद क्रेनियल नर्व 7 इन्वॉल्वमेंट, इसमें क्रेनियल नर्व 7 कौन सी होती है, फेशियल नर्व। फेशियल नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है तो हो सकता है जो बेल्स पाल्सी वगैरह के सिम्टम्स, मतलब क्रेनियल नर्व अगर फेशियल नर्व इन्वॉल्व हो रही है तो उसमें पैरालिसिस होगा। पैरालिसिस होगा तो जो फेशियल नर्व्स होंगी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेंगी, प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगी तो वो के भी चांसेस हो सकते हैं, तो क्योंकि उनका इन्वॉल्वमेंट है। प्रोटेक्ट द कॉर्निया, हम कॉर्निया को प्रोटेक्ट करेंगे विद आई शील्ड से। एंड प्रोवाइड आई लुब्रिकेंट्स प्रोवाइड करेंगे ताकि किसी भी इन्फेक्शन से बचा जा सके। कि माउथ केयर एटलीस्ट, मतलब कि हम उनको हर 4 घंटे में माउथ केयर भी प्रोवाइड करेंगे क्योंकि ओरल म्यूकोजा, नेजल म्यूकोजा ये सब ड्राई होने लगते हैं और हो सकता है कि इन्फेक्शन हो, मुंह के थ्रू चला जाए, ET सक्शनिंग चली रही होती है। यूज़ रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, हम उन्हें रिलैक्सेशन एक्सरसाइज देंगे, पेशेंट को एक मतलब डिसीजन लेने में उनकी हेल्प करेंगे। प्रोवाइड फ्रिक्वेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ केयर ऑफ डिक्रीज द पेशेंट एंजाइटी, हम पेशेंट की एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए हम उन्हें चीज़ों को एक्सप्लेन करते रहेंगे। हम पेशेंट के वेंटिलेट डर को, मतलब जो उनके अंदर फियर होगा कि मैं नहीं बचूंगा, फलाना ढिमकाना, तो फिर उसको हम एनकरेज करेंगे। एंगर रिलेटेड टू द पैरालिसिस, उनको उनकी बॉडी पैरालाइज होगी, वो काम नहीं कर पाएंगे तो उनको ऑब्वियस बात है एंगर आएगा, तो उनको प्रोग्नोज करने की कोशिश करेंगे, उसको भी वेंटिलेट करने की कोशिश करेंगे। इफ़ द पेशेंट कैन नॉट स्पीक बिकॉज ऑफ एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन, और पैरालिसिस हो सकता है पेशेंट ना बोल पाए क्योंकि इसको ET ट्यूब लगी हुई है या उसको पैरालाइज हुए हो सकता है, उसकी वजह से भी नहीं बोल सकता है। ट्राई टू स्टेब्लिश कम्युनिकेशन बाय हैविंग द पेशेंट ब्लिंक वंस और एस और ट्वाइस और नो, मतलब पेशेंट को तो हम आंखों के द्वारा बात कर सकते हैं कि अगर पेशेंट को हाँ बोलना है तो एक बार अपनी आंखें मतलब पल के झुकाएं, अगर नो बोलना है तो अपनी आंखें 2 बार झुकाएं, उससे ये बोलेंगे, उस तरीके से हम बात कर सकते हैं। स्पेशली ड्यूरिंग द रिकवरी पीरियड टीच द पेशेंट टू अवॉइड एक्सपोजर टू फर्दर अपर रेस्पिरेटरी, हम मतलब कि जब रिकवरी पीरियड होगा तो हम पेशेंट को समझाएंगे कि ट्राई करना कि जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है उससे प्रिवेंट हो। इनकरेज सेल्फ केयर को इनकरेज करें, खुद की केयर को बढ़ावा दे, स्ट्रेस को अवॉइड करें, फटीग होगा तो उसको भी अवॉइड करें। एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीक्वेंट प्लान्ड रेस्ट पीरियड्स, मतलब कि वो प्लान करें कि हाँ उनको खाली टाइम में कैसे उसको यूटिलाइज़ करना है, कैसे उसको फ्रिक्वेंट अपने प्लान को कैसे सेट करना है। कंटिन्यू ऑनगोइंग रिहेबिलिटेशन एंड फिजिकल रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस कैसे करने हैं, थेरेपी सेशंस कैसे लेने हैं, कैसे हम उनको बताएंगे कैसे वो थेरेपी सेशन ले सकते हैं, कैसे वो चल सकते हैं, कैसे वो वॉकर की हेल्प ले सकते हैं। एंड एक्टिव पैसिव एक्सरसाइजेस बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज फॉर द हैंड्स, अपने हाथों में स्ट्रेंथ के लिए कैसे कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। एंड बॉल स्क्वीज करके अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं। टीच द पेशेंट टू फैमिली हाउ टू मैनेज, हम पेशेंट की फैमिली को भी टीच करेंगे कि कैसे वो पेशेंट को मैनेज करे, कैसे वो घर पे मतलब बेड से व्हील चेयर से वॉकर पे या टॉयलेट के लिए या बाथटब के लिए कैसे लेके जाए। टीच द पेशेंट टू मेंटेन हाई कैलोरी, मतलब पेशेंट को बताएंगे किस तरीके से वो अपनी बॉडी के लिए जितनी भी रिक्वायर्ड कैलोरीज होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं, डाइट्स होते हैं, उनको किस तरीके से ले सकते हैं। एटलीस्ट 1 डे में 2000 ml फ्लूइड पर इंटेक पर डे करना ही होता है। उनको हम बताएंगे कि आपको इतना फ्लूइड लेना ही लेना है। बहुत सारे पेशेंट लगता है कि हम तो अनेबल टू गो टू टॉयलेट, तो फिर वो फ्लूइड वगैरह कम कर देते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, उसकी वजह से पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अवॉइड कॉन्स्टिपेशन को भी अगर अवॉइड करना है तो पानी इंटेक, फ्लूइड इंटेक ज़्यादा होना चाहिए, जिसकी वजह डाइटरी फाइबर डाइट्स हमें लेनी चाहिए ताकि जो हमारे स्टूल है वो सॉफ्ट हो सके, कॉन्स्टिपेशन कंडीशन ना हो। पेशेंट को हम बताएंगे कि वार्म बाथ, हल्के गुनगुने पानी से बाथ ले, मैनेज मसल पेन, उसकी वजह से अगर वो गुनगुने पानी से ल्यूकवार्म वाटर से बाथ लेगा तो क्या होगा कि जो मसल पेन है वो भी थोड़ा रिलैक्स होगा। और हम उसको बोलेंगे डाइवर्जनल एक्टिविटीज़ करने के लिए ताकि वो अपने फियर को, अपनी एंजाइटी से को रिड्यूस कर सके और अपने माइंड को डाइवर्ट रह सके, बोर ना हो और धीरे धीरे वो रिकवर होता रहे। थैंक यू सो मच।